मानस एंड वेलकम टू मानस इंग्लिश वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मानस इंग्लिश वर्ल्ड में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काइंड ऑफ वर्ब के आधे सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था और आज का जो वीडियो है प्रयास पूरा रहेगा कि काइंड ऑफ वर्ब का जो बाकी का टॉपिक है और जो क्लास ऑफ वर्ब है वो मिलाकर के एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड और मेन वर्ब में अंतर बता दिया था, क्योंकि ये तीनों फॉर्म जो है वर्ब में आएंगी जोड़कर बनती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एडवर्ब बनता है, जेरेंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और कॉन्टिन्यूअस में लगी क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। तो जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब उसी से जुड़े हुए दो टॉपिक आपके सामने हैं। पहला पास्ट पार्टिसिपल और दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने एक वर्ड सुना होगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सिंथेसिस में। एक इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है सिंथेसिस, उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल ग्रामर का एक्सेप्शन है। किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन का मीन्स होता है अपवाद। अपवाद मतलब जो नियमों को न माने। एक्सेप्शन क्यों है आप बात सुनिएगा। जनरली जो मेन वर्ब होती है वो तीन तरीके से बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म पहचान लेंगे, सेकंड थर्ड में आप लोगों को कभी कभी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी फॉर्म होती है इनके सेकंड और थर्ड की प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं होता। फॉर एग्जांपल से, सेड सेड, पे, पेड पेड, अब्यूज्ड अब्यूज्ड, तमाम ऐसे वर्ब आप जानते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सेकंड थर्ड है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैंने अब्यूज्ड लिख दिया, अब्यूज्ड, अब ये आपसे पूछ लिया कोई कि ये बताइए कि कौन सी फॉर्म है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड भी अब्यूज्ड होती है और थर्ड भी अब्यूज्ड होती है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अब इस यहाँ पर नियम समझिए। अब एक मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा। पास्ट पार्टिसिपल को छोड़ करके, इसको छोड़ करके ना, क्योंकि अपवाद है, पास्ट पार्टिसिपल को छोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में होगा। क्या मैंने कहा कि थर्ड फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म हमेशा, एडजेक्टिव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आएगी। लेकिन अपवाद क्यों है? अब पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसा सेक्शन है ग्रामर का जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के होता है। पास्ट पार्टिसिपल इज द ओनली कंडीशन where third form is used without using any helping verb, without using any helping verb, mark my word, without using, बिना इस्तेमाल किए किसी भी सहायक क्रिया को थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप सुनिए मानस फार्मूला, कैसे पहचानेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ध्यान दें, जब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा तब उसका प्रयोग बिना सहायक क्रिया के होगा और तभी वो पास्ट का पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक, अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं इंटरमीडिएट के सिलेबस से। उसमें लिखा था I saw a bird, full stop, it was wounded, it was wounded। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस सिंपल है। पहचान मैं आपको आगे सिंथेसिस पढ़ाऊंगा विस्तार से। ये जब टॉपिक क्लोज हो जाएगा तो प्रयास रहेगा कि बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सिंथेसिस पे वीडियो बनाएं। सिंथेसिस इंटरमीडिएट तक बच्चों को बहुत कठिन टॉपिक लगता है, क्योंकि उसमें नियम और लॉजिक सारे लगते हैं, लेकिन परेशान ना हो, वादा है आपसे, एक बार सिंथेसिस पढ़ लेंगे तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोनों सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लिखा हुआ है I saw a bird, it was wounded, तो इसको सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या बनेगा? I saw a wounded bird, I saw a wounded bird। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ वाउंडेड का प्रयोग किया गया है। वाउंडेड कैसे बनी है? वाउंड से मतलब घायल होता है ना, वाउंड सेकंड फॉर्म वाउंडेड और थर्ड फॉर्म वाउंडेड। तो आप देख पा रहे होंगे कि बर्ड मेरा नाउन है कि नहीं। बोलिए, आप तो नाउन पहचान लेते हैं ना, वर्ब ये वर्ड लिखा है नाउन है कि नहीं। मैंने कहा कि नाउन के बिफोर बेटा जो लगेगा कसम खा लो ऐसे कान पकड़ के कि नाउन
प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नहीं हो सकता है। आईएनजी फॉर्म होगा तो प्रेजेंट का पार्टिसिपल बनेगी, थर्ड फॉर्म होगा तो पास्ट का पार्टिसिपल बनेगी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है तो मतलब ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा इसमें मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है वो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। देखेंगे इस वाले सेंटेंस में आई सा बाउंडेड वर्ड में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सा जो लिखा हुआ है लाला, सा तो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर समझते हैं ना। मेन जो मुख्य काम होता है जिसके द्वारा दर्शाया जाता है वो मेन वर्ब होता है। जो वाक्य के ट्रांसफॉर्मेशन में, वाक्य के क्रिएशन में जो मदद करती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये जो लिखिए सा मेन वर्ब है। दूसरा तरीका जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म बने, तो इस वाले वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के हो रहा है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका ये जो बाउंडेड सेक्शन लिखा हुआ है, बाउंडेड सेक्शन आपका पास्ट का पार्टिसिपल कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, अब बारी आती है परफेक्ट पार्टिसिपल की। जब कभी भी शब्द परफेक्ट आ जाए तो बिल्कुल एक्यूरेट होकर पढ़िएगा, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट दोनों से ब्रॉड है और दोनों से इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे, मैं फिर एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूँ। जिस वाले दिए हुए वाक्य में प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन हो, प्राइमरी को बोलते हैं प्राथमिक और सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक। जो कार्य पहले होगा, जो रीजन बनेगा वही प्राइमरी है, जो रिजल्ट होगा वही सेकेंडरी है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग सुनते जाइए, इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमेशा किए जो वाक्य पहले होगा उसमें किया जाएगा। दिए हुए वाक्य के सीक्वेंस से मैटर नहीं है, दिए हुए वाक्य के सीक्वेंस से मैटर नहीं है। जो वाक्य का काम पहले किया जाएगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, वो आगे लिखाओ पीछे लिखाओ कोई मतलब नहीं। परफेक्ट पार्टिसिपल है बहुत आसान। पूछे क्यों आसान है? इसलिए आसान है क्योंकि सेकेंडरी एक्शन जो है वो नो चेंज रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब मैं पहचानने का तरीका आपको बता देता हूँ। देखो बच्चा, वाक्य को लिखे जाने के दो तरीके होते हैं ना, पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो अगर परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात किया जाए, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात किया जाए तो इसके दो तरीके हैं। कैसे? या तो सेंटेंस लिखा होगा एक्टिव में और या तो सेंटेंस लिखा होगा पैसिव में, लिखा होगा ना। अब यहाँ पर सुनिए तरीका, कैसे पहचानेंगे कि सामने लिखा हुआ है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुपरटेट की तैयारी आई है, अभी एडेड स्कूल की वैकेंसी आई है, उसमें जो लैंग्वेज ले रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन ये पेट है, ये मार्क्स बिल्कुल मेरी बात को ध्यान रखिए, उसमें अंडरलाइन दे देते हैं और बोल देते हैं कि पहचाने कि ये क्या है, कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट है कि परफेक्ट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, किसका प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। ये एक क्वेश्चन पेट है आना, तो तैयारी एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे करनी पड़ती है ना, तो धीरे धीरे करते जाइए। तो अब यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। शुरुआत में लगाना है हैविंग। हाँ, एक बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा था लेकिन याद आ गई, परफेक्ट पार्टिसिपल और इसके बाद आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सबसे बेसिक और सबसे मुख्य अंतर ये है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होगा जब सब्जेक्ट जो है वो सेम है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होगा जब सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे। सिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा तो विस्तार से चर्चा टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, प्रयास रहेगा पूरा कि आपको 100% समझ में आए, क्योंकि एग्जाम इंटरमीडिएट के 24 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। प्रयास रहेगा कि आपको ग्रामर जो है वो बचे हुए जितने भी दिन है उसमें तैयार करा दीजिए। तो हैविंग के साथ नॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और प्लस थर्ड फॉर्म कॉमा लगा के सेकेंडरी एक्शन, कॉमा लगा के सेकेंडरी एक्शन। और अगर पैसिव में लिखा हुआ है तो हैविंग नॉट हो सकता है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म कॉमा लगा के सेकेंडरी एक्शन। इस सीक्वेंस में अगर कोई वाक्य है तो मान लीजिए कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। नोट डाउन करने के लिए मैं सामने सेट रहा हूं करना कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो सेक्शन बचता है वो बचता है इंफिनिटिव का।
इन्फिनेटिव सेक्शन जो है बच्चा वो एक क्लास ऑफ वर्ब में आई वर्ब लिखी थी मैंने ऑर्डिनरी, समझ रहे ना। इन्फिनेटिव और ऑर्डिनरी जो है वो कोरिलेटेड है। यहाँ से वर्ब समाप्त होता है, इसके बाद प्रयास रहेगा कि सिंथेसिस शुरू किया जाए। बहुत डिमांड है बच्चों की, सिंथेसिस शुरू करूंगा क्योंकि बहुत कठिन टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत आसान है, ठीक, परेशान ना होइएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्फिनेटिव और ऑर्डिनरी में क्या रिलेशन है। इन्फिनेटिव बहुत प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट इन्फिनेटिव होता है, बेयर इन्फिनेटिव होता है, स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन्फिनेटिव होता क्या है वो बता देता हूँ। जो इन्फिनेटिव होता क्या है वो बता देता हूँ। इन्फिनेटिव और एक वर्ब है क्लास ऑफ वर्ब में ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एक वर्ब आती है, दोनों में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जहां किया जाएगा वो वर्ब क्या कहलाएगी, इन्फिनेटिव। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्सेप्शंस को छोड़ करके, तो वो सेक्शन पर्टिकुलर जो है वो आपका एक इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर टू के बाद भैया फर्स्ट फॉर्म है ना और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है तो वो इन्फिनेटिव नहीं रहेगी भैया, वो कहां चली जाएगी, वो आपकी एक ऑर्डिनरी वर्ब बन जाएगी। यहाँ पर मैथ को थोड़ा सिस्टम समझे। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म किसके बराबर है, इन्फिनेटिव के। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि ऑर्डिनरी वर्ब बराबर इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, समझे ना भैया। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के प्लेस पे क्या लिख दिया है, इन्फिनेटिव। तो जब कभी भी इन्फिनेटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी। एक ही फॉर्मूले से दोनों वर्ब तैयार। कोई बोले कि ऑर्डिनरी से इन्फिनेटिव बनाओ, सुनते जाइए, ऑर्डिनरी से इन्फिनेटिव, तो ऑर्डिनरी में ऑब्जेक्ट माइनस कर देना। आप तो जानते हैं ना कि जब बराबर के इधर उधर होता है तो साइन अपोजिट में हो जाता है। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब हटाना। ऑर्डिनरी से ऑब्जेक्ट हटा लो तो क्या बचेगी, इन्फिनेटिव। कोई कहे कि आप ऑर्डिनरी से इन्फिनेटिव बनाना है, अब कोई बोला इन्फिनेटिव से ऑर्डिनरी बनाओ तो आप तो बना ही लेंगे। अब करना क्या है, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। मैंने कहा आई कम हियर टू टीच, मैं यहां आता हूं पढ़ाने के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्शन लिखा हुआ है भैया, ये जो लिखा हुआ है ये आपकी एक इन्फिनेटिव वर्ब है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें खुराफात करूं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं मैंने कहा कि आई कम हियर टू टीच यू, मैं यहां आपको पढ़ाने आता हूं। तो यहां पर देखिए मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी जुड़ गया है, तो ये जो सेक्शन है ये ऑर्डिनरी लिखा हुआ है और ये जो सेक्शन है ये इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना भैया, ये आपकी ऑर्डिनरी और इन्फिनेटिव वर्ब हो गई है। तो क्लास ऑफ वर्ब में ऑर्डिनरी और ऑक्सिलरी थी, ऑक्सिलरी में प्राइमरी और मॉडल थी। मॉडल वर्ब बची है, उसका भी नियम यहाँ सुन लीजिए, बहुत छोटा सा नियम है कि वे सारी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं होंगी, वे सारी हेल्पिंग वर्ब जिनका सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है वे मॉडल वर्ब कहलाती हैं। जैसे कैन एक वर्ब मॉडल है क्योंकि कैन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट किसी के साथ हो सकता है। मैं कहूं आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, ही कैन डू इट, शी कैन डू इट, वी कैन डू इट, ऑल इंडियंस कैन डू इट। ये कैन वर्ब क्या है, एक मॉडल है क्योंकि इसका कर्ता के सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल से फर्क नहीं। अगर मैं बोलूं इज क्या मॉडल है, क्या इज मॉडल नहीं है भैया, क्योंकि इज का प्रयोग केवल और सिर्फ केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो आपको 2 दिन में आपको सीखने को मिला वो वर्ब का बेसिक था। प्रयास पूरा किया है कि वर्ब बिल्कुल समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा बच्चा वो सिंथेसिस का टॉपिक शुरू होगा। सिंथेसिस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड तीनों प्रकार के वाक्य आपको पढ़ाए जाएंगे। परेशान ना होइएगा, रोज एक वीडियो लाने का मैं 100% प्रयास करूंगा और अभी तक वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं तो प्रयास आपका है, आपके लिए कर रहा हूं तो आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा
और वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि सर जो है वो कोई अलग अलग बातें नहीं, किसी प्रकार की कोई बातें नहीं, हमेशा पढ़ाई संबंधित बात होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ये तो सारी बातें आप लोग जानते हैं। ठीक है, मुलाकात अगले वीडियो में होती है, तब तक की जय हिंद दोस्तों।